जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग करने वाले हैं आज क्लास नंबर 30। इससे पहले आपकी 29 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट बनाया गया है आपके ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। वहां से आप लोग क्लासेस देखते रहिए और प्रॉपर अपनी तैयारी भी करते रहिए। अब एग्जाम के डेट नजदीक आ गए हैं तो अब अपनी तैयारी थोड़ा बेहतरीन कर लीजिए। पढ़ना तो पड़ेगा ही यदि शानदार रिजल्ट लाना चाहते हैं तो। हम लोग पिछली क्लास में देख लिए थे एसीडीसी ड्राइव का चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्टर यूपीएस के चैप्टर के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। देखिए फैराडे साहब ने नियम दिया था बैटरी से संबंधित। फैराडे साहब का नियम क्या था? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ मशीन से संबंधित नहीं, इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित या बैटरी से संबंधित। उन्होंने नियम एक दिया था, उनका पहला नियम था M = ZIT। M = ZIT। कहीं कहीं पे इसे M लिखता है, कहीं कहीं पे इसे W लिखता है। कुल मिला के मास को ये हमें दर्शाना रहता है, द्रव्यमान को दर्शाना रहता है। ठीक है, इस फार्मूले से क्या होता है? इस फार्मूले से ये डिसाइड किया जाता है कि यदि किसी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का द्रव्यमान एक आवेश के द्वारा जितना डिस्चार्ज होता है, जितना डिस्प्लेस्ड जो होता है, वही उसमें डिस्प्लेस्ड जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? वो चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो वहां से आपका डायरेक्टली जो M है, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाता है। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाता है, वहीं से ये फॉर्मूला बनता है M = ZIT। जहां पे I आपका क्या है? ये है आपका करंट। I है आपका करंट। T क्या है दोस्त? ये है आपका समय। और Z क्या है? Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये है आपका Z। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला है इस क्वेश्चन में कि जो आपका किस शब्द के से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत धारा मुक्त होता है। 1 कूलम विद्युत धारा मुक्त होता है तो वो क्या है? वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां से Z = यदि हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Z = M/IT हो जाएगा। तो 1 कूलम यदि आवेश के बराबर जब इसको करेंगे कूलम का, यदि देखो यहां से देख लो, यदि Z = मैं यहां से लिखना चाहूं तो Z = क्या हो जाएगा? M/IT। और Q = क्या होता है? Q = IT होता है ना, तो ये हो जाएगा Z = M/Q। तो जब Q की वैल्यू को 1 रख दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये जो द्रव्यमान है ये बराबर हो जाएगा किसके? आपके Z के बराबर हो जाएगा। Z के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज पूछा है कि जो आपका ये द्रव्यमान है, यदि उसमें 1 कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाए तो किसके बराबर होगा? तो वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z के बराबर होगा। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तो केवल आपसे फुल फॉर्म पूछा है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीएस का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यहाँ पे डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। यूपीएस कहां पे यूज किया जाता है? ये अक्सर जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं बैकअप के फॉर्म में, बैकअप के रूप में इसका यूज किया जाता है यूपीएस का, है ना। चलिए, विच इज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। इसमें फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है? जो आपका रेक्टिफायर है ये क्या है? ये आपका AC to DC कन्वर्टर है, AC to DC। ठीक है, जो आपका चॉपर है ये क्या है? ये DC to DC है, ये DC to DC है। और जो आपका साइक्लो कन्वर्टर है, साइक्लो कन्वर्टर क्या है? साइक्लो कन्वर्टर आपका फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। यही है आपका फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। और कुल मिला के इसे और एक कौन से फॉर्म में बोला जाता है? AC to AC। इसे एक और फॉर्म में बोला जाता है आपका AC to AC। ठीक है, मतलब जो आपकी फिक्स्ड AC होती है उसको वेरिएबल AC में कन्वर्ट करता है। DC to AC कन्वर्टर ये कौन सा होता है? DC to AC कन्वर्टर को ये हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इन्वर्टर। इसे कहते हैं हम लोग इन्वर्टर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कौन सा करता है? तो ये साइक्लो कन्वर्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM। PWM का फुल फॉर्म है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिख रहा है पल्स विद मॉड्यूलेशन। देखिए, जो ये आपका PWM टेक्निक है ये किस लिए यूज किया जाता है? ये अक्सर यूज किया जाता है कहां पे भाई? इसका यूज हम लोग करते हैं
इन्वर्टर सर्किट में, ठीक है। देखिए जो आपके आईजीबीटी या मॉसफेट होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पीडब्ल्यूएम टेक्निक का यूज किया जाता है। पीडब्ल्यूएम टेक्निक क्या है? ये भी एक प्रकार का आपका कंट्रोलर है जो डिसाइड करता है कि किस ट्रिगरिंग एंगल पे मॉसफेट को या आईजीबीटी को ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि डीसी से एसी में कन्वर्ट हम लोग इसीलिए करते हैं, सॉरी एसी से डीसी में इन्वर्टर में इसीलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारा नया एसी बने वो एसी हमारे हिसाब से ऑपरेट हो, हम जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से वो ऑन हो, ठीक है। तो इसलिए ये पीडब्ल्यूएम टेक्निक यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यहाँ पे बस याद रखेंगे फुल फॉर्म। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है? जो आपका ऑनलाइन यूपीएस है उसका फायदा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है, supplies constant power, it gives output constant output frequency, works on single phase or three phase। जो आपका लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम। अब देखिए जो आपके ऑफलाइन यूपीएस है, ऑफलाइन यूपीएस और जो आपके ऑनलाइन यूपीएस है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन यूपीएस, देखो ये जो दोनों यूपीएस है, ये दोनों यूपीएस का यूज कहां पे किया जाता है? इन दोनों यूपीएस का यूज किया जाता है डीसी टू एसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी के कन्वर्जन में। प्रायः जो ऑनलाइन वाला यूपीएस है इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं? जहां हमें ज्यादा प्योर या ज्यादा कांस्टेंट वाला वोल्टेज चाहिए रहता है आउटपुट में। जैसे कि अक्सर इसका उपयोग हम लोग करते हैं सर्वर रूम में, सर्वर रूम, ठीक है, या कंट्रोलिंग रूम। जो आपका ऑफलाइन यूपीएस है इसका यूज कहां पे करते हैं? ये जो आपके नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं, जो आपके नॉर्मल इन्वर्टर है वो सब हो जाते हैं आपके ऑफलाइन यूपीएस, लाइक आपका डोमेस्टिक इन्वर्टर, ठीक है, लाइक आपका डोमेस्टिक इन्वर्टर। तो ये आपका ऑफलाइन यूपीएस होता है और ये आपका ऑनलाइन यूपीएस होता है। बेसिक डिफरेंस तो हमने आपको बता दिया कि इसका यूज कहां पे करते हैं हम लोग। ऑनलाइन वाले का हम लोग यूज अक्सर वहां पे करते हैं जहां हमें एकदम एक्यूरेट आउटपुट चाहिए रहता है, वहां पे हम लोग ऑनलाइन का यूज करते हैं। और जहां पे थोड़ा सा इसके आउटपुट में फ्लक्चुएशन हो सकता है वहां पे हम लोग ऑफलाइन का यूज करते हैं। वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं भाई? ऑफलाइन वाले इन्वर्टर का यूज करते हैं। और जो आपका ऑनलाइन वाला इन्वर्टर है, ऑनलाइन इन्वर्टर में एक चीज और होता है कि इसमें कोई भी ट्रांजिशंस नहीं होते हैं। इसके आउटपुट जो इसका जो आउटपुट प्राप्त होता है उसमें कोई भी ट्रांजिशन नहीं रहता है, ये एकदम कांस्टेंट वोल्टेज हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम। यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका, कि जो आपका ऑनलाइन यूपीएस है, ऑफलाइन यूपीएस में थोड़ा सा हमें ट्रांजिएंट देखने को मिलता है और इसके वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं ऑफलाइन वाले में, लेकिन ऑनलाइन एकदम कांस्टेंट वोल्टेज देता है। इसीलिए जो इसका यूज है हम लोग सर्वर रूम में करते हैं। और जो आपका ऑनलाइन वाला यूपीएस है ये बहुत महंगा होता है, ठीक है, महंगा होता है, और ये थोड़ा सा इसकी तुलना में सस्ता होता है, ठीक है। ये इसकी तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है। और एक इसका बेसिक डिफरेंस ये भी है कि जो आपका ऑफलाइन यूपीएस है ये डायरेक्ट एसी सप्लाई पे चल जाता है, डायरेक्ट एसी सप्लाई पे, ठीक है। लेकिन जो आपका ऑनलाइन वाला यूपीएस है ये डायरेक्ट सप्लाई से नहीं चलता है। इसका हमेशा कनेक्शन कैसे रहेगा? बैटरी से होके ही जाएगा, ठीक है, हमेशा इसका कनेक्शन बैटरी से होके ही जाएगा। यदि लाइट आ भी जाती है तो आप लोग देखते होंगे कि जब आपका लाइट आ जाता है आपके घर पे तो उस समय थोड़ा सा पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, अक्सर बढ़ जाती है, क्योंकि वो वहां पे ऑटो कट हो जाता है। चुपचाप आपका जो इन्वर्टर रहता है वो केवल चार्ज होता रहता है और बाकी सप्लाई बाईपास होके जाती रहती है। लेकिन जो आपके ऑनलाइन वाले इन्वर्टर है, ऑनलाइन इन्वर्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां पे करंट जाएगी तो आपके बैटरी से होके ही जाएगी, तो इस वजह से वहां पे हमें आउटपुट में हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज
मिलता रहता है। ठीक है, ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस दोनों का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे छोटा सा फिगर भी ले लिया है, ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस जो आपका इन्वर्टर है, इन्वर्टर सर्किट का हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लिया है। ठीक है, देखिए इसमें बेसिक रूप से क्या किया जाता है, इसमें बेसिक रूप से किया ये जाता है कि इधर हो गया आपका क्या, मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई हो गया। मेन सप्लाई से देखो एक फिल्टर लगा देते हैं हम लोग, एक फिल्टर लगा देते हैं, फिर यहाँ पे स्विच लगा रहता है और ये स्विच सीधे सीधे कहाँ पे चला जाता है, ये स्विच सीधे सीधे चला जाता है आपके लोड में। दो कनेक्शन किए जाते हैं, दो तरीके का कनेक्शन रहता है। जब आपकी मेन सप्लाई मौजूद रहेगी, अवेलेबल रहेगी, तो उस समय डायरेक्ट करंट या एक फिल्टर के थ्रू होकर स्विच के साथ लोड पे चली जाती है। जो भी आपके घर के पंखे लोड जुड़े हुए हैं, पंखे लाइट फैन जो भी जुड़े हुए हैं, सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं सीधे आपके सप्लाई से। और जैसे ही सप्लाई कट होती है तो उस समय क्या होता है, उस समय यहां से देखिए, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है उस समय क्या रहता है, उसी समय दोनों प्रोसीजर समझ लीजिए। उस समय तो इधर से आपका लोड जाके सीधी ये लोड पे जा रहा है सप्लाई, और दूसरे लाइट किधर जा रही है, दूसरी लाइट जो है यहाँ पे आ रही है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या किया, इसको AC टू DC किया। ठीक है, इसके बाद फिर ये कहाँ गया, फिर ये गया आपके बैटरी पे। यहाँ बीच में एक फिल्टर भी लगा रहेगा, यहाँ पे बीच में एक फिल्टर सर्किट भी लगा रहेगा जो थोड़ा सा और प्यूरिफाई करेगा और जाएगा बैटरी पे। सीधे आपकी बैटरी चार्ज होगी, बैटरी आपकी सीधे चार्ज होगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपका इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ, तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, ये DC टू AC करेगा, ये इन्वर्टर DC टू AC करेगा। और फिर ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर क्या करता है, ये इन्वर्टर यहाँ पे स्विच को सप्लाई देता है और यहाँ से आपकी जो लाइट है वो लोड पे चली जाती है। तो जब लाइट कट जाता है, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तो उस समय अब इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, उस समय बस कनेक्शन यहाँ से और यहाँ तक बस रहता है। बैटरी क्या करेगी, बैटरी इसको करंट देगी DC करंट, ये DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करेगा और सीधे यहाँ से लोड को दे देगा। तो इसीलिए इन्वर्टर के पीछे आप लोग देखेंगे तो एक बटन रहता है, एक बाईपास रहता है और एक मैनुअल पे, मतलब बाईपास और मैनुअल दो उसकी सेटिंग होती है। जब आप बाईपास पे कर देते हैं तो उस समय जो आपका इन्वर्टर होगा सीधे केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, इन्वर्टर यहाँ से नहीं चल पाएगा। ठीक है, और जब उस स्विच को मैनुअल आप किए रहते हैं तो उस समय ये दोनों काम करता है, मतलब इन्वर्टर का भी काम करता है और लाइट का भी काम करता है। तो देखिएगा कभी यदि आपके घर में इन्वर्टर है तो पीछे दो आपको बटन दिखेगा, एक बाईपास और एक मैनुअल का। ठीक है, चलो, Which feedback network is used for automatic voltage stabilizer? Automatic voltage stabilizer में इसमें से कौन सा सर्किट हम लोग फीडबैक के रूप में यूज करते हैं? तो जो आपके ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर पहले तो नोट कर लीजिए इसमें कि वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके कितने तरीके के होते हैं। जो आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर हैं ये कितने तरीके के होते हैं, पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए एक बार। यहाँ पे वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, देखो जो आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये होता है एक आपका स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसी का स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर और एक होता है आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, दूसरा होता है आपका, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका कौन सा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर दूसरा होता है आपका सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, और एक आपका तीसरा भी होता है, तीसरा का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तीसरा आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी हमें यहीं से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो मैं इनके बारे में समझा देता हूं। देखिए जो आपके स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में एक आपका होता है मैनुअली और एक होता है आपका ऑटोमेटिक, एक होता है आपका ऑटोमेटिक। तो मैनुअली और ऑटोमेटिक ये दोनों जो स्टेबलाइजर है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा आपको यूज होने वाले स्टेबलाइजर है। ठीक है, अब यहीं पे पूछा है आपसे कि जो आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, किस लिए?
विच मतलब कौन सा फीडबैक इन्वर्टर या कौन सा फीडबैक का मैकेनिज्म यूज किया जाता है इसमें। तो इसमें आपका यूज किया जाता है कौन सा भाई, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का हम लोग ऑटोमेटिक में यूज करते हैं। अब देखिए फिर से आपसे क्वेश्चन इसी से पूछा होगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। देखिए फिर से आपसे क्वेश्चन में स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर से क्वेश्चन पूछा है ना, इसलिए मैं बोला हूं आपसे कि यही इन्वर्टर जो है, यही वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमने आपको पीछे बताया कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दो तरीके का होता है आपका स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये है आपका मैनुअल, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलो अब दिख रहा होगा, अब दिखना चाहिए। ये आपका है वोल्टेज एमआई टाइप का है, ये एमआई टाइप है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका S1 S2 दो स्विच लगे हुए हैं, S1 अच्छा S1 और ये आपका S2, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे आपका S2 है। ठीक है, और ये आपके ऑटो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह ये संरचना है इसका, हम लोग सेंटर टैपिंग या कह सकते हैं कि इसको चेंज करके आसानी से आउटपुट वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है, ये जो चेंजिंग किया जाता है, यही चेंजिंग मैनुअली जब करते हैं हम लोग तो इसे कहते हैं हम लोग मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। और जब ये चेंजिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो आपका है स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसमें यही चीज पूछा है आपसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। वोल्टेज को सक्रिय करने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑटो स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज सेल। जब आपकी सेल डिस्चार्ज होती है, जब आपकी सेल डिस्चार्ज होती है तो उस समय बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होता है। बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान घटता है या बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है और लास्ट तक बढ़ते बढ़ते जब आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाती है उस समय आंतरिक प्रतिरोध का मान इतना बढ़ जाता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाती है। जब आप बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज कर देते हैं तो उस समय जो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ एम्पियर पर आवर फोर सेल रेटेड एज 1.5 वोल्ट 8 एम्पियर आवर आर इन पैरेलल। पैरेलल में आपकी कितनी चार बैटरी जुड़ी हुई है। पैरेलल में मैं यहाँ पे 4 वोल्ट बैटरी आपको जोड़ दे के दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपकी 4 बैटरी जुड़ी है पैरेलल में। यही तो पैरेलल कनेक्शन होता है यार, पैरेलल कनेक्शन यही तो होना चाहिए। अरे होना नहीं चाहिए, पैरेलल कनेक्शन यही होता है। ठीक है, बोला है ये हर एक बैटरी कितने वोल्ट की है, हर एक बैटरी आपकी 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट हमने नोट डाउन कर दिया। ये आपकी मान लो कि V1 बैटरी हो गई, ये आपकी V1 लिख लो, ये V1 बैटरी है, ये V2 बैटरी है, ये V3 है और ये आपकी V4 है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये 4 है, चारों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये बताइए कि इसका इन सभी का वोल्टेज कितना होगा और इन सभी से करंट कितना आएगा यदि ये 8 एम्पियर पर आवर के रूप में रेटेड की गई है। प्रत्येक बैटरी, एक बैटरी कितना एम्पियर आवर की है, 8 एम्पियर आवर की है, मतलब कि इसमें से कितनी करंट फ्लो होगी, 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। ये इनकी रेटिंग दी गई है। तो अब सिंपल सी बात है, हम लोग क्या अपना पैरेलल सर्किट का लॉजिक लगाएंगे और इसका मान निकाल लेंगे। पैरेलल सर्किट कहता है क्या है, पैरेलल सर्किट ये कहता है कि पैरेलल में क्या होते हैं, वोल्टेज इक्वल होने चाहिए, वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
तो हमने ऐसा मान लिया कि ठीक है सर वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, तो 1.5 1.5 1.5 1.5 हर जगह है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ये तो हमारी पहली बात हो गई कि जो हमारी चारों बैटरी है, चारों बैटरी के द्वारा हमें वोल्टेज मिलेगा 1.5 ही। ठीक, नेक्स्ट बोला है कि 8 एम्पियर पर आवर की है। तो देखो यहां से देखो, यदि मैं यहाँ पे एक करंट लिखना चाहूं तो ये इस करंट का मान कितना होना चाहिए, 8 8 16 16 8 24 24 8 32, मतलब टोटल यहां से करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए, 32 एम्पियर की करंट इधर से फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो जाके ये 8 8 8 चार भाग में डिवाइड होगा, चार भाग में डिवाइड तभी तो जाके हो पाएगा जब ये 32 हो। तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, तो इधर से हमने लिख दिया 32 एम्पियर आवर, 32 एम्पियर आवर। तो यही रेटिंग हो जाएगी इन सभी को एक साथ मिलाने पे, इनकी रेटिंग जो है एम्पियर आवर की रेटिंग बढ़ जाएगी, लेकिन वोल्टेज का मान कितना रहेगा, उतना ही रहेगा यदि इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो। और हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को यही चाहिए कि बैटरी का बैकअप ज्यादा से ज्यादा समय तक हो, बैटरी का बैकअप ज्यादा से ज्यादा समय तक हो, वोल्टेज कांस्टेंट बना रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैटरी का बैकअप थोड़ा बढ़े, इसीलिए पैरेलल में हम लोग दो बैटरी को जोड़ते हैं। ठीक है, कनेक्शन वहां पे सीरीज में भी किया जाता है, पैरेलल में भी किया जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से पैरेलल किस हिसाब से कनेक्शन करना चाहते हैं। Which is the application of automatic stepped voltage stabilizer? ऑटोमेटिक स्टेप्ड अप वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या पूछा है कि अनुप्रयोग क्या है। देखिए जो आपके ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसका अक्सर उपयोग हम लोग टेलीविजन में ही करते हैं। कहां पे करते हैं, टेलीविजन में अक्सर इसका उपयोग करते हैं। और ये है आपका स्टेप्ड अप वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक स्टेप्ड अप वोल्टेज स्टेबलाइजर का फिगर। इससे पहले हमने आपको मैनुअली वाला दिखा दिया था। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपका स्टेप अप ये किया गया है ना, ये इसका जो सेकेंडरी टाइप है, सेकेंडरी जो टर्मिनल है, सेकेंडरी टर्मिनल पे देखो कई सारे पॉइंट है, 1 2 3 इधर 4 इधर 5, टोटल 5 आपके पॉइंट है। तो ये कैसे चेंज होते हैं, इधर आपके रिले लगे हुए हैं, ये रिले सर्किट ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्शंस को चेंज करते रहते हैं। ये चीज ऑटोमेटिकली इसमें जब हो जाता है तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। और जब हम लोग मैनुअली कर रहे थे, इधर S1 जो स्विच लगा हुआ था, S1 स्विच की सहायता से जब कर रहे थे तो उसे हम लोग कह रहे थे मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, टेलीविजन सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके आउटपुट में भी क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि इसके आउटपुट में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो इसके आउटपुट में भी हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इज द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का फंक्शन क्या है, तो इन्वर्टर का फंक्शन आप सभी से पता नहीं है, सबको पता है कि सर डीसी टू एसी करता है, डीसी टू एसी करता है, तो यहाँ पे डीसी टू एसी एकदम करेक्ट आंसर है। एसी टू डीसी कौन करता है, एसी टू डीसी करने वाला आपका डिवाइस होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ठीक है, एसी टू डीसी करने वाला, डीसी टू डीसी कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू हाई डीसी वोल्टेज, मतलब फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करने वाला कौन सा डिवाइस होता है, वो होता है आपका चॉपर। वो कौन सा होता है, चॉपर। ठीक है, कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू हायर एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को हायर एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कौन सा काम करता है, ये आपका हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए, यदि करंट की फ्रीक्वेंसी को, मतलब फिक्स एसी करंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल एसी करंट फ्रीक्वेंसी में चेंज करे तो वो होता है आपका साइक्लो कन्वर्टर। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा रहा है, मतलब कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये काम कौन करता है, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, चलो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इन इन्वर्टर। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का पर्पज क्या होता है, स्टेप अप इनपुट एसी, भाई इनपुट को क्यों स्टेप अप करेगा, उसको आउटपुट पे लगाया जाता है ना ट्रांसफार्मर को। तो ये इसके जो आउटपुट, मतलब एम्पलीफायर से, इन्वर्टर के एम्पलीफायर से जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, उस पावर को ये और बढ़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो स्टेप अप फ्रॉम एसी एम्पलीफायर, यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया हुआ है एकदम करेक्ट आंसर है ये। इसीलिए ट्रांसफार्मर लगाए भी जाते हैं ताकि ये जो एम्पलीफायर से जो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है या जो हमें करंट प्राप्त हो रही है, उसे थोड़ा सा उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। देखो अभी हमने पीछे बताया ना, जब मैं ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का फिगर दिखाया था, वहीं पे मैं बताया था कि इसके आउटपुट पे किस टाइप का लगा हुआ है, भाई
किसके हम लोग आउटपुट टर्मिनल पे स्टेप अप कर सकते हैं, मतलब सेंटर टैपिंग कर सकते हैं, वो होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे सीधी सी बात होगी कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक है ना। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जो आपका कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसका उपयोग हम लोग अक्सर करते हैं कहां पे? इन्वर्टर सर्किट में करते हैं। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बाकी जितने भी ट्रांसफार्मर है वो आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा अलग सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फेरो रेजोनेंट, फेरो रेजोनेंट, रेजोनेंट प्रिंसिपल, ठीक है। फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल पे ये ट्रांसफार्मर आपका कार्य करता है। इसका अक्सर यूज कहां पे करते हैं हम लोग? इसका अक्सर यूज हम लोग इन्वर्टर सर्किट में ही करते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करते रहिए। धन्यवाद।